अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जा रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है 9 अगस्त विल बी लास्ट डे ऑफ दिस गवर्नमेंट। अब क्या होता है, कौन केयरटेकर बनता है, अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि इलेक्शंस कौन से सेंसस पे होंगे। इस साल भी सेंसस हुए थे, डिजिटल सेंसस। शहबाज शरीफ कह रहे हैं इस पे होंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है इस पे नहीं होंगे। डिजिटल सेंसस का क्या मतलब? आप कंप्यूटर पे एंट्रियां कर दें, कभी इस डेवलप्ड वर्ल्ड में भी ऐसा नहीं होता। तो लेट्स सी। लेकिन एक 54 बिल पास किए हैं पार्लियामेंट ने 4 दिन में, रिकॉर्ड। क्योंकि आर्मी इस सरकार, ये सरकार है ना पाकिस्तान में, हर सरकार आर्मी की एजेंट रहती है, आर्मी की सबसर्विएंट रहती है, आर्मी के इशारे पे चलती है। लेकिन ये सरकार ने पिछली सारी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो आर्मी के जितने बूट चाट रहे हैं, इतना आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं चाटा। तो आखिरी दिनों में 54 बिल पास करवा ली आर्मी ने, जिसमें जो एक खतरनाक तरीन बिल है ना, वो आर्मी की पावर में इजाफा, वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले 2 छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। क्या आपने देखा है कि आजकल मुहर्रम के जुलूस निकले, इससे पहले और भी जुलूस मुसलमानों के निकलते रहते हैं। रबीउल अव्वल आ रहा है, रबीउल अव्वल में ग्रीन पगड़ी वाले सुन्नियों के जुलूस निकलेंगे, पूरे गली गली कूचे कूचे से निकलेंगे, और इनके ऊपर कोई पथराव वथराव नहीं करेगा। इसलिए कि जब हिंदुओं का कोई जुलूस निकलता है रिलीजियस, तो उस पर फ़ौरन पत्थरबाजी का, हमारे इलाके से ना निकलो, हमारे इलाके से ना निकलो। ये पूरे दुनिया में ये करते हैं। लंदन में इस वक्त जुलूस ही जुलूस है। मैं आपको एक हैरतनाक बात बता दूं कि 1905 से पहले कभी ना शिया का जुलूस निकला है, ना सुन्नी का निकला है, कभी नहीं। तो इस्लाम इससे पहले नहीं था क्या? 1905 से पहले का इस्लाम क्या फ़र्क था? इससे पहले कभी मुसलमानों ने जुलूस क्यों नहीं निकाले? इतनी बड़ी बड़ी मुसलमानों की सल्तनतें रही हैं। इवन इंडिया में मुग़ल अम्पायर रही है। कभी मुग़ल दौर में एक जुलूस निकला हो तो कोई हिस्ट्री में से कोई निकाल कर दिखा दे। 1905 में पहली बार अंग्रेज सरकार ने इंडिया में शियाओं को भी जुलूस की इजाज़त दी, सुन्नियों को भी दी। उनको बाकायदा इजाज़त दी गई कि आप यहाँ से जुलूस निकाल सकते हैं। ये अंग्रेज सरकार ने जो हिंदुस्तान में, ब्रिटिश इंडिया में, जो आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया है, उसमें जो मुसलमानों के बीज मुख्तलिफ बोए हैं ना, इसका नतीजा आज पूरा रीजन भुगत रहा है। इमाम अहमद रज़ा बरेली अंग्रेज़ों के दौर में पैदा होता है, और आज 70% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान बरेलवी हैं। ये अभी अंग्रेज़ों के दौर की पैदावार है। बरेली से बरेलवी फ़िरका। देवबंदी, जमीयत उलमा हिंद अंग्रेज़ों के दौर में, जमात इस्लामी अंग्रेज़ों के दौर में, तबलीगी जमात अंग्रेज़ों के दौर में, और ये सब आज के हिंदुस्तान में बनी है। कोई सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK में नहीं बनी। ये सब अंग्रेज़ों ने उधर बनाई। फिर अहमदियों की कादियानी अंग्रेज़ों के दौर में, जमातुल अहरार ले लें, जमातुल वो डॉक्टर इसरार अहमद की, जाकिर नाइक ले लें, सब इंडिया के, वो सब आज के इंडिया के। वो जो मौदूदी है जमात इस्लामी का, वो आज के इंडिया में पैदा हुआ था। डॉक्टर इसरार अहमद हरियाणा में पैदा हुआ था। ये सब अंग्रेज़ों के बोए हुए बीज हैं, जिसकी फसल हम काट रहे हैं। अजीज दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि ग्वादर में CPEC का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ है। ग्वादर पूरा चाइना को दे दिया है। आपको मैं एक मज़े की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान चाइना
पाकिस्तान चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ऐलान हुआ है परसों, इसका नोटिफिकेशन निकला है। पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी ग्वादर में नहीं बनी, लाहौर में बनी है, पंजाब में। पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी ग्वादर में नहीं बनाते तो कोयटा बलोचिस्तान में ही बना दो, एटलीस्ट बलोचिस्तान में ही बना दो, लाहौर में। मसला यह है कि ये जो गाय है ना, पाकिस्तान में आर्मी को मुकद्दस गाय कहते हैं। ये चारा तो बलूचिस्तान में खाती है, दूध पंजाब में देती है। सिंध और बलूचिस्तान की दौलत लूट के सारा पंजाब में होता है। अभी नेशनल असेंबली से जो 54 बिल पास कराए हैं, उसमें एक बिल ये है कि पंजाब में 25 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। बाकी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ाना लिखाना भी पंजाबियों को है, फ़ायदे भी सारे पंजाबियों को देने हैं। पाकिस्तान में अगर बेहतरीन लाइफ किसी की है ना, वो पंजाबियों की है। बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिए हुए हैं, बेहतरीन फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड नेटवर्क्स, पानी की सहूलत, हर चीज़। आपको लाहौर में कहीं टैंकर सर्विस नहीं मिलेगी पानी की, कराची में रेंजर्स बेच रही है। एनीवे, इस पे पहले कई बार बात हो चुकी है। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पिछले हफ्ते ये नोटिस निकाला कि जितनी भी यूरोपियन एयरलाइंस हैं ना, वेस्टर्न एयरलाइंस, वो पाकिस्तान में 260 एल्टीट्यूड के नीचे फ़्लाइट ना उड़ाएं, ख़ास तौर पे कराची, लाहौर, कश्मीर में, पीओके में, क्योंकि कोई उड़ा देगा। पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब है, पाकिस्तान में कोई उड़ा देगा। तो वो उसके जवाब में पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जवाब में कहा है कि क्या मजाक है भाई, आप क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को। आपने पिछले साल नवंबर में भी ऐसी वो की थी। पाकिस्तान इज़ ए सेफ कंट्री। एक गाहक के सामने कवाइफ ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब उसने कपड़े उतारे तो उसकी रान पर 1 फीट लंबा खंजर लगा हुआ था। गाहक के पूछने पे उसने बताया कि ये मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए रखा है। मेरी इस वीडियो का पाकिस्तान के एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है। पाकिस्तान के पास एटम बम है भाई। 7 महीने में खाली पाकिस्तान में 18 सुसाइड बॉम्बिंग हुई हैं, 18 खुदकश हमले हुए हैं, 200 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, 450 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, और सबसे ज़्यादा KPK में हुआ है। हमारे एक्स एम्बेसडर टू अमेरिका हुसैन हक्कानी साहब की वाइफ फरानाज इस्फहानी, उन्होंने अभी टाइम मैगज़ीन में लिखा है कि पाकिस्तान में टेररिज्म हद से ज़्यादा है। सन 2000 से पिछले 23 साल में 16,225 टेररिज्म के अटैक पाकिस्तान में हुए हैं, 66,601 लोग मर गए हैं, और ये पिपोड़ी बजाते हैं कि पाकिस्तान सेफ है। तालिबान के फादर मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में धमाका हुआ बाजोड़ में भी 60 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं अब तक। अभी भी 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हॉस्पिटलों में हैं। मौलाना फजलुर रहमान हैरान हैं कि उनके अपने TTP तालिबान हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो पता चला कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ TTP करे, ज़रूरी नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और टीचर मार दिए थे, वो सब आर्मी के बच्चे थे। वो बाद में तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने बता दिया था, जो स्पोक्स पर्सन था, कि हमने आर्मी के कहने पे कहा था, ये हमने आर्मी के कहने पे किया था। ये जितने टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान आर्मी के ISI के इशारे पे काम करते हैं।
अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते बेचारे, मासूम है ये तो वो गाइडेड मिसाइल नहीं होता, ये ड्रोन के लिए, ये ह्यूमन ड्रोन है। ड्रोन में क्या होता है कि अमेरिका का ड्रोन है, वो आराम से अपने बंकर में बैठा होता है, सामने चारों तरफ स्क्रीन होती हैं, या वो स्क्रीन वाला क्या उसका नाम है वो पहन लेता है, और ऐसा लगता है कि वो हवाई जहाज में बैठा हुआ है, जेट के अंदर बैठा हुआ है, और वो उड़ा रहा होता है, और उधर ड्रोन उड़ रहा होता है, ये इधर अंदर बैठ के इसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जैसे वो ड्रोन वो हवाई जहाज के अंदर बैठा हुआ है, उसको सब नज़र आ रहा है, इतनी सारी स्क्रीनें होती हैं, इसको नज़र आ रहा है राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, वो अपने टारगेट की तरफ जाता है। तो कसूर उस ड्रोन का तो नहीं है ना, कसूर तो उस चलाने वाले का है ना, और उस चलाने वाले से भी पीछे जिसने ऑर्डर दिया है कि ड्रोन जाके हमला करे। तो ये टेररिस्ट जितने भी हैं ना, ये ड्रोन हैं, इनको ऑपरेट GHQ से ISI वाले कर रहे होते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान में 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब कहाँ गायब हैं। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भारत को कहा है कि जंग अब कोई ऑप्शन नहीं है, और हम इंडिया से बात करना चाह रहे हैं अगर इंडिया सीरियसली बात करे। शहबाज शरीफ से मैं एक सवाल करता हूं कि मुंबई में RDX से भरा टैंकर 2 पाकिस्तानी, गोवा में टेररिस्ट पकड़े जाते हैं 2 पाकिस्तानी। मतलब आप ये देखें कि हर जगह, और मुंबई में इजराइल के शबद हाउस पे अटैक 2 पाकिस्तानी, अल-कायदा के 3 राजकोट से गिरफ्तार होते हैं। इतने पाकिस्तानी जब आपके उधर आप भेज रहे हो टेररिस्ट, तो आप किस हिसाब से सीरियस होकर नेगोशिएशंस की बात करते हो? कौन सी सीरियसनेस की बात कर रहे हैं, हमें ज़रा ये समझा दें आप। एक तरफ तो आप टेररिज्म प्रॉक्सी वार चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने जिनके इशारे पे आपने ये बयान दिया है, आसिम मुनीर, वो बिलावल को इंस्ट्रक्शन देके न्यूयॉर्क भेजता है कि वहाँ पे मोदी को बुचर ऑफ गुजरात और ये और वो कहो और वो। ये आपकी सीरियसनेस है? देखो, आसिम मुनीर की बात निकली ना, तो मुझे एक बादशाह याद आया कि एक बादशाह था, बहुत जालिम था, और इतना अपनी पब्लिक पे जुल्म करता था, और वो मर गया तो लोगों ने सुकून का सांस लिया। तो उसका बेटा बादशाह बना, वो अपने बाप से ज़्यादा जालिम, उसने जुल्म की और इंतहा कर दी। यही पाकिस्तान में होता है। हम अगर रिसेंट मुशर्रफ के दौर के बाद की बात करें तो क्या नहीं था, तो हम सोच रहे थे यार साला जाए तो अगला आएगा, उससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। अगला आया राहिल शरीफ, उसने तो हद ही बाढ़ दी। हमने कहा यार राहिल शरीफ जाएगा, अगला साला को इंसान का बच्चा आएगा। अगला आया कमर जावेद बाजवा, इमरान खान का बाप, इमरान खान को लाया, और आज मुल्क जिस नतीजे पर पहुंचा है वो कमर जावेद बाजवा के 6 साल। हमने कहा अब आसिम मुनीर आया है, लगता शरीफ है, कभी हमने इसकी कोई बात नहीं सुनी, कभी इसका कुछ नहीं सुना, हाफिज कुरान है, फलान है, ढुमकान है। वो पिछलों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हर आने वाला आर्मी चीफ पिछलों का बाप निकलता है। अजीज दोस्तों, नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ है। इस बिल का नाम है पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडमेंट। अजीज दोस्तों, ऐसा खतरनाक बिल है कि इसने डेमोक्रेसी का, जो बची खुशी डेमोक्रेसी है, उसका बाजा बजा दिया है। ये एक 100 साल पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कानून था, इसको चेंज किया गया है। और मतलब अब इसमें डिटेल में मैं आपको इतनी क्या बताऊंगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में
2012 में ऐसा एक कानून आया था इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से, वो चल रहा था। फिर 1952 में उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई। इस बार नई अमेंडमेंट लाई गई है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, सेनेट और असेंबली से पास हो गया, क्योंकि इस वक्त आर्मी के पास बेस्ट पार्लियामेंट है, कोई ओपोजिशन नहीं है, सारे सरकारी बेंच पे बैठे हुए हैं। जितनी पार्टियां हैं पीडीएम में, सरकार में बैठी हैं, तो अपोज कौन करेगा? 54 बिल इसीलिए तो पास करा दिए। तो इस बिल के तहत आईएसआई और आईबी, आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पावर्स में खौफनाक इजाफा कर दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इनके पावर। ये वैसे तो आज तक कहीं भी घुस जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, फिर उसकी लाश फेंक देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब इनको कानूनी तौर पे ये राइट हासिल हो गया है। पहले बगैर वारंट के आईएसआई आईबी कहीं भी जा नहीं सकती थी, अब इनको ऑफिशियली अलाउड है कि ये बगैर वारंट के किसी के भी घर में घुस सकते हैं, किसी भी जगह घुस सकते हैं। पुलिस के पास ये राइट होते हैं ना, पुलिस से भी ज्यादा। दूसरा इसमें ये क्या है कि जिसके घर में घुस जाए, जिसके ऑफिस में घुस जाए, उसमें से कोई भी चीज़, इसका कंप्यूटर, मोबाइल, ये वो उठा के ले जा सकते हैं। और भी इस अमेंडमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं कि आपने किसी आर्मी ऑफिसर का नाम ले लिया, आपको 3 साल की सज़ा। जैसे अभी इमरान खान नाम लेता रहा है ना, डर्टी हैरी, जनरल सलमान नसीर था, क्या था, जैसे ये मेजर बैठा हुआ है जो लंदन में, रोज आर्मी के ऑफिसर्स के नाम लेके, अब ये जुर्म हो गया कि आप आर्मी के ऑफिसर का नाम लेके कोई कहानी नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत यूट्यूबर्स और व्लॉगर जो पाकिस्तानी हैं ना, इस वक्त पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं, उनको उठाया जा सकता है, उनको अनलिमिटेड टाइम अपने पास रखा जा सकता है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा सकता है, इनके रिश्तेदारों के कहीं भी जा सकते हैं ये पाकिस्तान में किसी भी जगह। दूसरा एक चीज़ इन्होंने ये की है कि जहाँ भी आर्मी ने कब्जा कर लिया ना किस जगह का, उस जगह के खिलाफ ये केस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कराची में रेंजर्स ने सैकड़ों स्कूलों पे कब्जा किया हुआ है, सैकड़ों, कई सौ, और उसमें अपना बैरक बना लिए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेंजर्स कराची में, उनकी बैरक्स वहाँ पे बनी हुई हैं। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी आईएसआई वाले या आर्मी वाले अगर मेरे घर में आके बैठ जाएं, मुझे निकाल दें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे भारत में वक्फ बोर्ड का है, लेकिन वक्फ बोर्ड के भी इतने राइट्स थोड़ी हैं। यहाँ तो कुछ भी कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। इस तरह के कई ऐसी चीज़ें इस एक्ट में हैं कि डिटेल में आपको बोर करने वाली चीज़ है, लेकिन यकीन माने कि ये है ना, डेमोक्रेसी की आखिरी कील है, लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ डेमोक्रेसी। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में वेस्ट को कभी परवाह नहीं रही, इसलिए कि इनके मतलब की डेमोक्रेसी चल रही है। जहाँ जहाँ इनका सर झुका के जो इनके इशारे पे हर चीज़ करे ना, वो उनके लिए सही है। आप ये देखें कि इराक में सद्दाम हुसैन था, डिक्टेटर था, है ना, क्योंकि इलेक्शन नहीं कराता था, ये था वो था। बराबर में जॉर्डन है, वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है? वहाँ किंग तलाल था, किंग तलाल के बाद किंग हुसैन आया, अब उसका बेटा अब्दुल्ला पिछले 25 साल से रूल कर रहा है। पिछले 70 साल की इनकी जो हिस्ट्री है, और जॉर्डन की 3 बादशाह हैं। कभी आपने सुना अमेरिका ने जॉर्डन में डेमोक्रेसी लाने की बात की हो? कभी सुना? लेकिन इराक में लानी थी इनको डेमोक्रेसी। तो सर झुका के जो इनके आगे चले वो डेमोक्रेसी है। तो पाकिस्तान में इनको ऐसी ही डेमोक्रेसी सूट करती है। भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। भारत में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत है। हिंदू यहाँ पे अय्याशी कर रहा है, भारत में नहीं है। ये वेस्ट का अपना इनका सिस्टम है जो हम पे ये लागू किया हुआ है। अजीज दोस्तों, ब्लास्फेमी के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ, ब्लास्फेमी लॉ के।
मौलाना फजलुर रहमान ने अभी कहा है कि मेरी आवाज़ कुरान की आवाज़ है, मेरी आवाज़ प्रॉफिट मोहम्मद की है। यानी मैं जो कह रहा हूँ प्रॉफिट मोहम्मद, समझ लें हम प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं। यानी मैं जो भी अल्फाज कह रहा हूँ कुरान है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। इसका मतलब आप ये ले लें कि वो कुरान कह रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद कह रहा है। इससे बड़ी ब्लास्फेमी आपने देखी होगी। इस पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अजीज़ दोस्तों, एंड पे आपके सामने ये 8 मिनट की वीडियो छोड़ रहा हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, नामुमकिन। ये मैं नहीं कह रहा, माने वो एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं। और उनकी बात आप गौर से सुने। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सिस्टम ख़राब है। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक माने हुए ज्ञानी लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। सुनने लायक है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। Thank you very much, Aziz दोस्तों, for all your support. Kindly keep supporting. कैसे सर? Thank you, Dr. Masuma. Always a privilege to come and speak at this forum with the august audience. If I was to, or anyone was to speak in January 1972, she or he would say, the Pakistan that I knew no longer exists. With a very heavy heart, I have to say that the Pakistan that I knew does no longer exist. Two windows have closed, perhaps permanently. One is the economy window and the other is the security window. The economy has now been reduced to a very, very simple task. I think reference has been made by Shapar as to how much of a debt we have, which we can never repay. Which means any finance minister of Pakistan or any government of Pakistan has only one very simple task: how to get more loans to repay past loans. That is the only function of the economy that is left. There will of course be a lot of statements about revenue generation and development and industrialization and education and health and etc. etc. There is no money for anything and nothing will happen. These are all fairy tales. We've just seen a budget. It's just a bunch of numbers. The revenue that it claims to collect will never be collected. And the items on which expenditure has been allocated will never be spent because we don't have the money. The only thing that we need to do now, in terms of managing the economy, is how to get more loans to repay past loans. And as a corollary, since we will not get all the loans to repay all our past loans, we'll have to sell our assets. Everything is on sale. Everything. We already have a banking sector that is 80% foreign owned. We have a telecom sector which is 100% foreign owned. But more is to come.
We've just privatized or announced the privatization of a port terminal in Karachi. A Saudi team has visited all our airports, and 3 major airports are about to be handed over to foreign interests. There are all kinds of terminologies being used that we are not selling them, we are just outsourcing them. But basically, it's handing over control of these assets. More and more will follow. Soon, we will be employees of Chinese, Saudi, Emirati, and other employers. Pakistan will be owned by them. Long ago, we have lost our economic sovereignty. It hasn't happened today. From 1993 onwards, for 16 years, 3 state bank governors came from outside of Pakistan. They were employees of international organizations. They had not served in Pakistan for more than 10 years. But now that we are burying our economic sovereignty in a more formal way, so the economy window has closed. There will be a subsector of the economy which will aligned with the foreign interests that will do well. Their employees will have high wages. We've already divided Pakistan into areas where the rich live and the poor live. That division will be reinforced. So that is the economy window which has closed, and I believe it has closed permanently. I don't think we will regain our economic sovereignty in at least for the next 30 years. What happens after the next 30 years is difficult to say, but this is not going to happen. The security window has also closed. The international geostrategic architecture has changed. I don't know if Rawalpindi has realized it or not, but it has changed. For 75 years, at least 60 years out of the last 75 years of Pakistan's existence, we cashed in on the Cold War between the United States and Soviet Union. Pakistan was needed. Pakistan provided its services. Pakistan did all the dirty work for the Americans. And of course, we were paid for it. We were not averse to doing anything dirty as long as we were paid for it. When we found that dollars are coming in a green envelope, we became Islamist. And when we realized that dollars will now come in blue envelopes, we became liberal. So, as long as dollars kept coming, we were willing to sell our services. But the United States does not need our services anymore. The confrontation is not with the Soviet Union or with Russia even, in spite of the war in Ukraine. The confrontation is with China. That is the geostrategic architectural shift that has taken place. And if the confrontation is with China, the Americans need India and not Pakistan. In fact, Pakistan is an irritant in the process. That irritant has to be tamed. We will be defanged, no doubt about it. And if we are defanged, then of course there is no security role to play, no wars to fight. Because we won't be permitted to fight any war. If not, then what will happen? The economic footprint of the military will increase, because if they're not fighting, what will they do? They're already into services and industry. We know now that they're moving into agriculture. They wanted 100,000 acres of land in Punjab. They're already laundries and meat shops and whatnot. That will increase. So we achieved independence from British colonialism, and we are now entering the stage of cantonment colonialism.
So two windows have closed, economy and security. This is not the same Pakistan that I knew 5 years ago or 3 years ago. Dr. Masuma appreciated the fact of what next. I don't think there is a next. Thank you.